आइए जी, मार्जिनल रिलीफ किस किसने सुन रखा है जी पहले से मार्जिनल रिलीफ? आइए जी सुनते हैं। मार्जिनल रिलीफ के अंदर मार्जिनल रिलीफ हमेशा तब दिया जाता है जब आपके ऊपर सरचार्ज लगना शुरू होता है या सरचार्ज के रेट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 50 लाख तक तो मेरे पे सरचार्ज लगता ही नहीं था, बट जैसे ही मैंने 50 लाख 100 रुपया कमा लिया, आपने मेरे ऊपर सरचार्ज लगा दिया, ठीक है। और सेम वे जब तक तो मैंने 1 करोड़ कमाया, आप मेरे पे सरचार्ज कितना लगाते थे? 10%। बट जैसे ही मैंने कमाया 1 करोड़ 100 रुपया, तो आपने मेरे ऊपर सरचार्ज कितना कर दिया? 15%। और 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ पे आपने मेरा सरचार्ज कर दिया 15 से बढ़ाकर 25%। और यहां पे 5 करोड़ के ऊपर तो आपने हद ही कर दी 37% की, ठीक है। वे टू हाई सरचार्ज। एक और बात आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैंने आपको ना बीच में बोला भी था कि स्लैब रेट्स बढ़ा दो, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर भारत सरकार जो भी कलेक्ट करती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको उसका कुछ शेयर 1/3 उस स्टेट्स को भी देना पड़ता है, ठीक है। बट जो सरचार्ज होता है वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा कि हम अपना नाम खराब करके रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें जब ये टैक्स रेट बढ़ रहे हैं सरचार्ज की वजह से, तो इसमें बदनामी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम अपने दम पर अपने नाम पर रेट बढ़ा रहे हैं तो पूरा पैसा भी हम ही रखेंगे, ठीक है। उन्होंने स्लैब रेट्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने सरचार्ज बढ़ाया ताकि पूरा रुपया उनकी जेब के अंदर जाए। सरचार्ज में कोई शेयरिंग नहीं होती, जबकि इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट्स में पैसा मिलता है उसमें से उनको शेयर देना पड़ता है जी रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, ठीक है। बट सरचार्ज का पूरा रुपया भारत सरकार की जेब में जाता है, तो इसलिए उन्होंने सरचार्ज, हिस्ट्री में कभी इतने ज्यादा सरचार्ज नहीं थे जी जो इस बारी इन्होंने बढ़ाए हैं, दैट इज 25% और 37%। ये पिछले बजट में आए हैं, बजट 20। हाँ जी सर, जिसमें आपने अंबानी में जो एग्जांपल दी, उसकी इनकम 1 करोड़ है, इसका हाईएस्ट रेट 30% और सरचार्ज 37%, ये उसकी अगर इनकम 5 करोड़ होगी तो ये होगा ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसको हम बोलते हैं नील स्लैब रेट। नील स्लैब रेट तो आपको पता ही है जी, नील स्लैब रेट एक नॉर्मल इंसान के लिए है जी 2.5 लाख, अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख। 87A की रिबेट भी आपको पता है कितनी मिलती है जी? 100% ऑफ द टैक्स या 12,500 विच एवर इज लेस। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलती है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड ना होती। और ये क्लैरिफिकेशन 60th बर्थडे वाली हमने पढ़ ली थी, जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा था, उनको भी हमने एग्जाम्पशन दे दीजिए कि कोई बात नहीं, आपके 60 साल तो पूरे हो ही गए हैं। अब आइए जी इस टेबल के ऊपर आते हैं। मार्जिनल रिलीफ अभी कर रहे हैं जी, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ मैंने अभी स्किप कर दिया 5 मिनट, बीच में थोड़ी इजी टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि अभी सरचार्ज वाला थोड़ा सा हैवी था, मार्जिनल रिलीफ उससे भी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। सो बीच में थोड़ा सा आप वार्म अप कर लीजिए, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। ये नोट पेंडिंग है जी, कह रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद ही टैक्सेबल शुरू होता है। मतलब अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स में से 2 लाख रुपया कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, तो पहला 1 लाख माफ है जी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद मेरे को 10% का टैक्स देना होगा अगर लॉन्ग टर्म है तो। शॉर्ट टर्म तो पहले रुपए से टैक्सेबल है। पेंडिंग इसलिए करवाए कैपिटल गेन्स में करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां पर करेंगे, ओवर एंड अबव है, ठीक है। 1 लाख तक माफ रहता है। आइए जी 115 कहते हैं कि जी आपको लॉटरी इनकम हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स जीत गई, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स और एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग या किसी भी तरह की, तो उस पर फ्लैट रेट है जी 30%। फ्लैट रेट है 30%, ठीक है जी। सो अगर आप जाते हैं जी कहीं पे भी, ठीक है, और वहां से आपको गैम्बलिंग, बैटिंग या कोई भी रेसेस, कार्ड गेम्स या अदर गेम से अगर आप हो जाते हैं, फाइन। सो इस तरह से लॉटरी में भी मतलब ये ऐसे ही लगता है जी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, ठीक है, तो उसमें से आपको सिर्फ 70 लाख रुपया ही मिलेगा, क्योंकि 30% का TDS कट जाएगा, वो आपको 1 करोड़ देंगे ही नहीं, ठीक है, वो आपको देंगे ही 70 लाख, और आपके नाम से 30 लाख रुपया भारत सरकार को जमा करवा देंगे। और जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो भारत सरकार कहेगी कि 30 लाख आपकी लायबिलिटी थी, 30 लाख हमारे पास आ चुका, नो टैक्स पेएबल, नो टैक्स रिफंडेबल इन रिगार्ड ऑफ लॉटरी विनिंग, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, फाइन। तो इसके ऊपर फ्लैट रेट है जी 30%। हमने कहा सर स्लैब रेट एडजस्ट कर दो, कोई स्लैब रेट नहीं। हमने कहा सर नील स्लैब रेट तो एडजस्ट करोगे ही, वो भी नहीं होगा जी।
वो भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको कैजुअल इनकम बोलते हैं, जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं की, ठीक है। सो इन दैट केस चलिए, सरचार्ज और सेस तो लगेगा जी, ठीक है। दैट इज डिपेंडिंग ऑन, सेस तो लगना ही लगना है। सरचार्ज आप देख लो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ को एक्सीड करते हो तो लग जाएगा, नहीं एक्सीड करते तो नहीं लगेगा। लॉटरीज छोटी मोटी भी बड़ी निकलती है, ठीक है, 500 की, 1000 की, 5000 की, ऐसे भी जो ये करोड़ों वाले बम्पर होते हैं, इनमें सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ऐसे 50 प्राइजेस होते हैं, तो 50th प्राइज शायद 500 रुपए का, तो आपका वो निकल गया, ठीक है। सो इन दैट केस 500 रुपए के ऊपर 30% का फ्लैट टैक्स है, ठीक है, 150 रुपया देना ही पड़ेगा। फाइन, चलें आगे। और इसके अंदर ना कोई सेटिंग ऑफ भी नहीं मिलता। लेटर से आपने बोला कि सर मैंने 2 लाख की लॉटरियां ली थी, एक लग गई उसमें से 1 करोड़ की, ठीक है, तो मैं तो 98 लाख कमाया ना, तो कहते हैं नहीं, पूरा 1 करोड़ रुपए टैक्स, ठीक है। सो लॉटरीज में से कुछ भी माइनस नहीं हो सकता जी, कुछ भी माइनस नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट, नो एक्सेप्शन, ठीक है। ये जो 115 BBS में से कुछ माइनस नहीं होता। आइए जी, ये कल पढ़ाया था आपको, सेक्शन 68 अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, 69B इनकम नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, लास्ट था जी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। इसके ऊपर वो कहते हैं कि जी टैक्स का रेट देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 60% टैक्स। हमने कहा अच्छा, सरचार्ज वो कहते हैं कि जी फ्लैट 25। मैंने कहा सर लेकिन इनकम तो 10 लाख की है, वो कहता है कि जी सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा 25% का, तो 60 में 25 जोड़ा, बन गया जी 75%। फिर वो कहता है सेस भी जोड़ लो 4%, हमने कहा ये भी जोड़ो जी 3% और 78% का टैक्स है। ये जो कल आपको पढ़ाई थी, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, एक्सपेंडिचर और अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, इन 5 इनकम्स के ऊपर फ्लैट रेट है जी 75% का टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। 60 + 25 थोड़ी, 60 का 25 कल लोग 15% आता है, 60 का 25 ही तो किया है, ठीक है, 75 ठीक है, आर वी गुड। और फिर उसमें 4% सेस भी जोड़ा जी, 75 का 4%, 78%, ठीक है। और वो कहता है ये भी तब अगर आप इनकम अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दो, तो अगर आप ये रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करोगे तो सिर्फ 10% की पेनल्टी और, ठीक है, मतलब 78% में 7.8% की पेनल्टी, 10% ऑफ टैक्स पे, ऑफ अमाउंट नहीं, टैक्स पेबल। तो अमाउंट टैक्स कितना आपका पेबल था, 78%, उसके ऊपर आप 7.8% की पेनल्टी और, ये भी स्पेशल रेट है। आर वी गुड? इज इट अ गुड पॉइंट? इट इज अ वंडरफुल पीस ऑफ लेजिस्लेचर, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। व्हेन आई केम न्यूली इन द प्रैक्टिस, 2012-13 की बात बताता हूँ जी, ठीक है। आई वॉज फाइलिंग अ रिटर्न, ऑब्वियसली आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, अल्ट्रा रिच पर्सन, ठीक है। और वो कहता है कि जी वाइट मनी की जरूरत है, वाइट मनी की, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि घर पे तो पड़ा है 10 करोड़ रुपया, लेकिन बैंक में चाहिए। और रिटर्न के अंदर मैंने ही ऑडिट किया उसका, और रिटर्न के अंदर उसने कहा कि जी आप वॉलेंट्री डिस्क्लोजर दिखा दो, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर, मेरी इनकम साइड पे आप ऐसे दिखा दो, मनी वॉलेंट्री डिस्क्लोज्ड, ठीक है। और उसके अंदर लिख दो जी 2 करोड़ रुपया वॉलेंट्री मैंने डिस्क्लोज किया और बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। और मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉपर क्वालिफिकेशन डाली इसकी, ठीक है। एडवर्स रिपोर्ट तो नहीं दी, बट क्वालिफिकेशन डाली कि जी ये बहुत गलत किया है इन्होंने। उन्होंने कहा कि जी भारत सरकार में से मांग ही क्या दिया, 30% टैक्स ही मांग दिया ना, आई एम रेडी टू पे द टैक्स, ठीक है। बट इट इज अ ब्लैक मनी, इट इज अ ब्लैक मनी, इसके ऊपर टैक्स चोरी हुआ है, और आज जब ये पकड़ा गया तो इसके ऊपर पेनल्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो इन दैट केस बड़े लोग ऐसे कर रहे थे कि जी मन मर्जी का टैक्स चोरी करते थे, और जब उनको व्हाइट मनी की जरूरत होती थी वो कहते कि जी मनी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है। जब आपको लगे कि जी मैं पकड़े जाने वाला हूं, आप बोल दो मनी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, और बोलो कि जी 30% टैक्स। हमने कहा 30% नहीं, अब आपको 60%। यहाँ पे 60% के अंदर उन्होंने ये बात बोल दी कि जिन मनी का आप हमें आज की डेट में, मैं आपको पढ़ाऊंगा जी आगे वाले में भी, कि एनी मनी डिस्क्लोज जिसका आप हमें सोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि ये पैसा आया कहाँ से, विल बी टैक्स अंडर द सेक्शन 115 BBE, ठीक है। बड़े लोग ऐसी रिटर्न, बोगस रिटर्न भरते थे, घर में उनकी वाइफ हाउस वाइफ है, ट्यूशन इनकम दिखा देनी 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, ठीक है। किचन कुकिंग क्लासेस दिखा देनी 10 लाख रुपया,
ठीक है, बैंक में जमा करवा देना, रिटर्न भर देने, और वो कोई सोर्स वैलिड नहीं है जी। कल जब पीओ बुलाता है तब उनको पता ही नहीं कि वो काम क्या करते हैं, ठीक है। हाउस वाइफ को क्या पता कि उनके नाम से क्या रिटर्न जा रही है और बैंक में कौन सा रुपया पड़ा है, ठीक है, और वो सारा फिर फ्लैट 78% के अंदर टैक्सेबल होता है। काफी लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे रिटर्न, हाँ जी, पकड़े गए तो ये रेट है, तो हम क्लाइंट को एनलाइटन जरूर करें, ठीक है। मैं भी भरता हूँ जो बोगस इनकम के रिटर्न्स हैं, बट मैं उनको बता देता हूँ कि सर अगर कल ये पकड़े गए तो 78% है, बाद में मत कहना बताया नहीं। 78% जो उसका 4 लाख हमने बताया, 4 लाख या 10 लाख का 78%, 7,80,000 रुपया। 115 BPF जिसमें वो कहता है अगर आपको कोई इनकम आई है जी रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, तो उसके ऊपर फ्लैट रेट है जी 10%। ये भी फेवरेबल है जी। इसके लिए भी बजट के अंदर उन्होंने एक बात बोली थी, आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी एक टाइम था जब वर्ल्ड वाइड जो इंडिया था वो लीड करता था साइंटिफिकली, इन्वेंशंस में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बट आज इंडिया बहुत पीछे रह गया, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड जितने भी पेटेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं उसमें इंडिया का पता नहीं 80th रैंक है कि 90th रैंक है। जितने भी पेटेंट सभी देश रजिस्टर करवाते हैं, तो उसमें इंडिया के अंदर इंडिया के नाम से इतने कम इन्वेंशंस की जाती है, ठीक है। जस्ट टू प्रमोट दैट कि हमारे भी देश के अंदर इन्वेंशन ज्यादा हो, हमने कहा कि अगर आपको पेटेंट से कोई रॉयल्टी इनकम आती है उस पर फ्लैट रेट रहेगा जी 10%, ताकि हम उन लोगों को खुश कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो अगर आपने कल कोई पेटेंट करा लिया जिसके लिए आपको 100 करोड़ रुपया भी मिलती है रॉयल्टी, ठीक है, तो आपको फ्लैट सिर्फ 10% का टैक्स है, 30% का नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ गुड थिंग। तो हमने कहा कि जी आप ज्यादा से ज्यादा पेटेंट डेवलप और रजिस्टर करवाइए, उसके ऊपर अगर आप रॉयल्टी खाएंगे तो हम आपको सिर्फ 10% का टैक्स लगाएंगे। वी वांट टू प्रमोट इट। नेक्स्ट इज द कार्बन क्रेडिट्स के ट्रांसफर पे जो रेट है जी दैट इज 10%। किसी को बताओ कार्बन क्रेडिट्स? नहीं बता। जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, वैसे ये कार्बन क्रेडिट्स लेकर आए, जिसके अंदर हमने कहा कि जी आपकी जो फैक्ट्री है वो बहुत लेटेस्ट से कार्बन एमिशन करती है, धुआं और ये सब कुछ बहुत एमिट करती है, जिसके अंदर WHO कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप अपनी कार्बन एमिशन कम कर देंगे, लेटेस्ट से पर मीट्रिक टन से कम कर देते हैं। आपने क्या किया, आपने भट्टी बंद कर दी, आपने 2 एकड़ में सोलर पैनल्स लगवा दिए, ठीक है, जिससे अब आपने कहा सर हमारी कार्बन एमिशन बड़ी कम हो गई, ठीक है। और WHO ने अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा कि आपको 11 क्रेडिट पॉइंट्स मिलने चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने आपको ये 11 कार्बन क्रेडिट्स दे दी। इट इज लाइक द क्रिप्टो करेंसी, इसको आप सामान खरीदने बेचने जैसे भी चाहते थे वैसे यूज कर सकते थे। तो आप ये कार्बन क्रेडिट्स मार्केट में किसी को बेचते हैं और वहां से अगर आपको जो रुपए मिलते हैं उसके ऊपर 10% की इनकम है, ठीक है। सो इट इज अ गुड कॉज जिसमें आप अपनी कार्बन एमिशन कम करते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, और ये कार्बन क्रेडिट्स आर लाइक द क्रिप्टो करेंसी। आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी खरीदने बेचने में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उनके ट्रांसफर पे जो आपको रुपया मिलेगा उस पर 10% की इनकम है, फ्लैट, ठीक है। तो ये भी हम प्रमोट करना चाहते हैं तो यार की एनवायरमेंट अच्छा रहे। सो चलें आगे। नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जी पहली बात तो हाईलाइट करना चाहता हूं, यहाँ पे आप भी लिखेंगे नो निल स्लैब रेट। इनके लिए पहले 10,000 पे 10% है। बड़े बच्चे जब लिखते हैं इसको गलत लिख देते हैं, उनको ये याद रहता है कि जी पहले 10,000 पे 0 है, 0 नहीं है जी, 0 है नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा नो निल स्लैब रेट। पहले 10,000 पे 10% है, अगले 10,000 पे 20% है, और 20,000 के ऊपर आप जितना भी कमाते हैं उसके ऊपर फ्लैट 30% है, ठीक है। तो ये स्लैब रेट देने ना देने एक ही बराबर है, ठीक है, कुछ खास दिए ही नहीं, इनको फ्लैट 30 कर देते हमारी जान आसान हो जाती है, बट चलो जो है सो है। फाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 10,000 पे 10%, अगले 10,000 पे 20%, और 20,000 के ओवर एंड अबव ये जितना भी कमाएंगे उस पर 30%। सर्च चार्ज वो कहता है 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो 12% का सर्च चार्ज है। 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो 12% का सर्च चार्ज है। मार्जिनल रिलीफ कहता मिलेगा 1 करोड़ के बाद, 1 करोड़ के बाद जब सर्च चार्ज लगना शुरू हुआ। लोकल अथॉरिटी और पार्टनरशिप फॉर्म में LLP भी आ जाती है। तो हमने कहा रेट ऑफ इनकम टैक्स 30% फ्लैट रेट, फ्लैट पहले रुपए से है जी, फ्लैट 30%, कोई स्लैब रेट नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग LLP फ्लैट 30%। सर्च चार्ज वो कहता है अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड हो जाती है तो सर्च चार्ज 12% और 12%। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा जी कब, कैसे, कितना मिलेगा। आर वी गेटिंग इट और नॉट?
ये रेट समझ में आए आपको? बड़ी सिंपल थे। लोकल अथॉरिटी पे फ्लैट रेट लगाया जी 30%, पार्टनरशिप फर्म पे भी फ्लैट रेट 30%। सरचार्ज इनके ऊपर कब लग रहा है? जब ये 1 करोड़ को एक्सीड कर जाते हैं। कितना? 12% ऑफ टैक्स। अगले पेज पे आ रहे हैं जी, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंपनीज के केस में बताइए जी क्या टैक्स है? तो कहते हैं डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में दो टुकड़े किए जी, दो बंटवारे किए, एक छोटी कंपनीज और एक बड़ी कंपनीज। छोटी कंपनीज मतलब कहता है प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है तो आप छोटी कंपनी है, ठीक है। 400 करोड़ से अगर छोटी आपकी टर्नओवर है तो आपकी छोटी कंपनी, आपके लिए जो रेट है वो 25% रहेगा। बट अगर आपके प्रीवियस ईयर 18-19 में, प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा थी, इन दैट केस आपकी जो टैक्स रेट है वो 30% और फॉरेन कंपनी पे जो टैक्स रेट है वो फ्लैट है जी 40%। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे इनकी टर्नओवर 1 करोड़ हो चाहे 1000 करोड़ हो। हमने कहा सर फॉरेन कंपनी के लिए तो बस एक ही रेट है, फ्लैट 40%। सरचार्ज देख रहे हैं जी, सरचार्ज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने कहा कि सर कितना कमाया, 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ज्यादा कमा लिया तो 12%। सेम बड़ी कंपनी के लिए भी 7 और 12, लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए 2 और 5। 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 2%, 10 करोड़ से भी ज्यादा कमा लेते हो तो 5%। सब उल्टा पुल्टा कह के करवाया है ताकि आपके लिए मुश्किल रहे, ठीक है। फॉरेन कंपनीज के लिए बेस रेट ज्यादा है 40%, लेकिन सरचार्ज के रेट कम है 2 और 5, 2 और 5। लेकिन इंडियन कंपनीज के लिए रेट कम है 25 और 30, लेकिन सरचार्ज के रेट ज्यादा है 7 और 12, 7 और 12। कैसे याद करना है? अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक की टोटल इनकम पे सरचार्ज है जी 7%, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया तो 12%। फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ के ऊपर 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5%। फाइन, रेट्स कर लेंगे आप? ये तो बहुत कम है और ये बहुत इजी है। फाइन, ठीक है। इफेक्टिव रेट एक बार आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूं जी आपके लिए यहां पर। लेट से मेरी छोटी कंपनी है और हम 12 करोड़ कमाते हैं, ठीक है। तो 25% प्लस 12% प्लस 4%। दिस इज द इफेक्टिव रेट। 1 करोड़ के पीछे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 29.12। हर 100 रुपए के पीछे 29 रुपए 12 पैसे। ये बात क्लियर है? बट अगर आप कहते हैं सर हमारी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर 400 करोड़ को एक्सीड करती थी, तो हमने कहा ठीक है, फिर 30 प्लस 12% प्लस 4%, तो आपके लिए जो रेट है 34.944 आ रहा है। और यही फॉरेन कंपनी हो जिसकी टर्नओवर तो लेनी देनी है ही नहीं, उनकी टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, देन दैट केस 40% प्लस 5% प्लस 4%, 43.68। ठीक है, ये फॉरेन कंपनीज हैं जो उनके ऊपर मैक्सिमम मैंने सरचार्ज लगाया है 5 और 4% सेस तो लगना ही लगना है। एक चीज और ये भी बताना चाहता हूं आपको, प्रीवियस ईयर हमने कहा सर 18-19, रिटर्न कौन सी भरनी है? मैंने आपको बताया था 20-21 की। आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में आएगा, आपके लिए जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो हमेशा कौन सा होगा? 20-21, और असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, क्योंकि 18-19, 19-20 क्यों देखोगे? यहाँ पे क्या लिखा है? 18-19, 18-19 देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, हमने गवर्नमेंट को बोला कि सर आप प्रीवियस ईयर 20-21 लेते, अपना 20-21 लेते। 20-21 में अगर मेरी कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से कम है
तो आप मेरे को 25% लगाते। अगर मेरी प्रीवियस ईयर करंट ईयर में मेरी टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड कर जाती सो आप मेरे को टैक्स 30% लगाते। सरकार कहती है नहीं, आप तो फिर चालाकी कर लेते। लेटर से आपकी टर्नओवर थी 600 करोड़, ठीक है, आप 2 कंपनीज खोल के 300 दिखा लेते और आप फायदा ले जाते 25% का, ठीक है। करंट ईयर नहीं रखा हमने, करंट ईयर नहीं रखा। मैंने कहा चलो आप 19-20 रख लेते, 19-20। तो वो कहते कि जी बजट कब आया, फरवरी में। शायद अभी भी किसी की रिटर्न भरने वाली रहती हो, अभी भी वो किताबें शायद अपनी मैन्युपुलेट कर ले, ठीक है। इसीलिए 18-19 उन्होंने एक साल छोड़ के पिछला साल रखा कि उसके तो सारों की रिटर्नें आ चुकी हैं, सारी एनुअल फाइलिंग हो चुकी है, सारी एमसीए की फाइलिंग हो चुकी है, इनकम टैक्स की, जीएसटी की सारी रिटर्नें हो चुकी हैं, अब नहीं कुछ हो सकता। अब जो जेन्युइन बंदा है वही ये फायदा उठा पाएगा। तो उन्होंने एक साल पीछे, एक साल छोड़ के, मतलब 2 साल पीछे गए जी। अभी हमारा रेलेवेंट कौन सा है, 20-21, तो उन्होंने 2 साल पीछे 18-19 के लिए बोला कि अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं करती है 400 करोड़ को तो आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, करंट ईयर अगर दे देते फिर तो सारे इसमें आ जाते जी। 1000 करोड़ वाला भी 3 फर्में खोल लेता, 300 करोड़ की, और 25% अपना टैक्स करवा देता। चलें आगे, आइए। मार्जिनल रिलीफ पे आ रहे हैं। मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, कितने साल के, 40 ईयर्स के। इन्होंने टोटल इनकम भरी है 51 लाख की, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि जी मेरे को कोई मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है, और वो कहते हैं मेरी कोई ऐसी इनकम नहीं है जिसपे स्पेशल रेट हो। स्पेशल रेट मतलब 111A वाला, 112A वाला, या 115 BBE, BBF, ठीक है। मतलब ये स्पेशल रेट्स वाली इनकी कोई इनकम नहीं है, सारी स्लैब रेट वाली इनकम है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? पहले मेरे से समझ लेंगे जी, ये सुन लीजिए। इसकी एक्चुअल इनकम है कितनी, 51 लाख की। ये बात क्लियर है? और ये भारत सरकार को बोलता है कि सर अगर मैं 50 लाख कमाता तो आप मेरे से कितना टैक्स लेते, और 51 लाख पे आप मेरे से कितना टैक्स लेते, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये हम कंप्यूट कर लेते हैं। सॉरी, यहां पे लिखना था 50 लाख, और इधर ही कैलकुलेट कर देता हूं जी आपके सामने। $51 लाख के 2 टुकड़े कर लेते हैं, 10 लाख और 41 लाख, ठीक है। सो 41 लाख इंटू 30%, ये उस पर टैक्स बन गया, प्लस 1,12,500, ये 10 लाख का टैक्स हो गया। तो टोटल मेरे पास टैक्स बना 13,42,500, प्लस इसमें सेस 10% का लग जाएगा क्योंकि अब आप 50 लाख को एक्सीड कर गए, ठीक है, प्लस 10%। सो ये बना जी आपका टैक्स 14,76,750, 14,76,750। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बट अगर मैंने 50 लाख कमाए होते तो मेरा कितना टैक्स बनता, वो भी अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40 लाख का 10%, 30% 12 लाख, और उसमें 1,12,000, मतलब 13,12,500। ये तो ओरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सरचार्ज कितना जोड़ू, 0, सरचार्ज नहीं ऐड करना। 13,12,500, 13,12,500। अब मैं भारत सरकार के पास गया, मैंने सरकार को बोला कि सर मेरी इनकम बताओ कि कितने से बढ़ी। 50 लाख के बाद मैंने कितना कमा लिया, 51 लाख। तो मेरी इनकम कितने से बढ़ गई, 1 लाख से। मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया, वो भी कर लेते हैं जी।
हाँ जी 1476,750 माइनस 13,12,500 मेरा टैक्स आपने बढ़ा दिया 1,64,250 से। तो हमने सरकार को बोला कि सर ये जो एडिशनल 1 लाख रुपया है इसकी कमाने की कोई मोटिवेशन नहीं है, नेगेटिव यूटिलिटी। ये 1 लाख रुपया जो मैंने कमाया इसकी वजह से आपने मेरी टैक्स कितने से बढ़ा दिया 1,64,250 से। अभी तो सेस नहीं जोड़ा, अभी तो 4% सेस नहीं जोड़ा। और अब इसको आप माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और ये आया जी -64,250। और भारत सरकार ने भी कैलकुलेशन की, क्रॉस चेक किया और वो कहते कि जी ये तो बड़ा हमसे घोर पाप हो गया। ठीक है कि ये हम क्या कर बैठे, ये तो हमारा भी जमीन नहीं अलाउ करता कि 1 लाख रुपए एडिशनल कमाने पर हम आपसे 1,64,250। तो हमने कहा आपका जमीर क्या मानता है, तो कहते 1 लाख पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स 1 लाख हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जी 1 लाख को पूरा हम रख लेंगे, बट ये जो 64,250 है तो वाकई नाइंसाफी है, ये मार्जिनल रिलीफ है आपका। ठीक है आप 64,250 भूल जाओ, ये आपको नहीं पे करना, इसमें से ये माइनस कर लो। तो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। तो आपका जो टैक्स पेएबल इस केस में बनेगा, टैक्स पेएबल जो इस केस में बनेगा 14,767, ये तो आपने कैलकुलेट किया ही था 14,77,750 माइनस सरकार कहती है आप मार्जिनल रिलीफ ले लो और आप इतना जमा करवा दो 14,12,500 प्लस 4%, ये आप टैक्स जमा करवा दीजिए। ये किस में से माइनस होगा ये समझ में आता है, मार्जिनल रिलीफ की अमाउंट कैसे आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं जी, मार्जिनल रिलीफ के लिए आप ये छोटा सा एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, ये आप देख सकते हैं। एक तो आपकी एक्चुअल इनकम आ गई और उसमें जो सरचार्ज के बिना अगर आपकी होती तो इस पे टैक्स निकाल लो और उस पे आप टैक्स निकाल लीजिए। इनकम कितने से बढ़ी 1 लाख से, टैक्स कितने से बढ़ गया 1,64,250। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका मार्जिनल रिलीफ। अगर आंसर पॉजिटिव है मतलब इनकम बढ़ी 5 लाख से, टैक्स बढ़ा सिर्फ 3 लाख से, तो सरकार कहती है फिर किस बात का मार्जिनल रिलीफ, मोटिवेशन इज देयर। आप कमाइए जी पैसा, 5 लाख कमाइए, हम तो सिर्फ 3 लाख ही आपसे ले रहे हैं, 2 लाख आप रखना। आर वी गेटिंग इट? ये सेम क्वेश्चन 52 लाख से कर दो, 53 से कर देता हूं, थोड़ा सेफ हो जाएगा, 52 में बड़ा कम बचेगा। ठीक है अगर मैंने 53 लाख कमाए होते और सरकार को मैंने कहा कि सर अगर मैंने सिर्फ 50 लाख ही कमाया होता, 50 लाख पे तो टैक्स आपको पता ही है जी, मैं कर देता हूं 12,40 लाख का और उसमें 13,12,500। 53 का कैलकुलेट कर लेते हैं, 43 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500, 14,02,500। कुछ तो गड़बड़ी कर दी। अच्छा सरचार्ज नहीं ऐड किया था, सॉरी। इंटू 30% प्लस इंटू 30% प्लस सरचार्ज, मैं अपनी कैलकुलेटर पे कर लूं 43 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500 इंटू 10% प्लस, तो ये बना जी आपका 15,42,750 माइनस कर देते हैं 13,12,500। तो आपका जो टैक्स हम बढ़ा 2,30,250 से बढ़ा, जबकि आपकी इनकम कितने से बढ़ी 3 लाख से। और इसको जब आप माइनस करेंगे माइनस, तो ये आया जी पॉजिटिव 69,750। हेंस नो मार्जिनल रिलीफ, इस केस में 1 रुपए का भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा
क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही है 3 लाख से और आपका टैक्स हमने बढ़ाया सिर्फ 2,30,000 से। इन दैट केस मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? जब इनकम कम बढ़ी और टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जितना भी ओवर एंड अबव होता है वो आप इसमें से कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जी इसके, फिर आपको ये कंक्रीट हो जाएगा। पहले मार्जिनल रिलीफ माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पर 4% का सेस लगेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर ये आपका टेबल से मेरे जो इलस्ट्रेशन मैंने की थी यही आंसर आ रहा था 64,250। हमने वो माइनस किया अपनी एक्चुअल लायबिलिटी में से 14,76,000 में से, फिर बचा कितना 14,12,500 और उसमें से इसको कोरिलेट करवा देता हूँ जी, एक बार देख लीजिए। ये देखिए जी, मैंने भी इतना ही बोला था 64,250, ये इसमें से माइनस होगा क्योंकि एक्चुअल आपकी इनकम कितनी है 51 लाख। 51 लाख के ऊपर टैक्स आपका कितना बनता है 14,76,750 का, और उसमें से ये माइनस किया हमने 14,76,750 में से ये मार्जिनल रिलीफ माइनस किया, उसमें 4% हमने जोड़ा, तो ये आपका टैक्स पेबल आ गया। अगला क्वेश्चन करें। सेस तो लगना ही लगना है जी, सेस का तो आप पहले दोनों में ऐड कर लो फिर कर लो, कोई फर्क नहीं है। जैसे इस केस के अंदर मैंने दोनों केसेस में सेस नहीं ऐड किया था। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते हुए आप सेस ऐड नहीं करेंगे, ना ऊपर ना नीचे, ना 51 लाख में ना 50 लाख में। सेस लास्ट में ऐड होगा क्योंकि सेस होता ही आफ्टर सरचार्ज है। जैसे आपने कहा ना कि 1 लाख तो हमने एडिशनल कमाए, तो उसमें हम 1,64,000 के आसपास हम टैक्स पे कर रहे थे, तो सरकार ने कहा कि हम 1 लाख तक का टैक्स देंगे, तो 4% अगर हम उस पर ऐड कर रहे हैं तो भी तो वो 4,000 ऊपर 1 लाख के ऊपर हो गया, जितनी कमाई उससे ज़्यादा हम फिर भी दे रहे हैं 4,000 एक्स्ट्रा पे कर। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाए जी। प्लीज ट्राई टू स्टे विद मी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एवरीवन। मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 40 साल के, इन्होंने कमाए 1,50,00,000। कितने कमाए जी? 1,50,00,000। और ये आपसे मार्जिनल रिलीफ पूछ रहे हैं। मेरे ही टेबल में ये वैल्यूज लिखते हैं जी, आइए प्लीज मेरे साथ करना। 1,50,00,000 और अगर 1 करोड़ कमाते तो, लेकिन 1 करोड़ कमाते तो टैक्स सरचार्ज लगता 10%, अब आपको लग रहा है 15%। ये जीरो वाला केस नहीं है, वो 50 लाख पे था कि 50 लाख से पहले जीरो और बाद में हो गया कितना 10%। लेकिन अब क्या रेट है? पहले था 10% और अब हो गया 15%। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 1,50,000 माइनस 10 लाख इंटू ये आया 90,50,000 इंटू 30%, 27,15,000 प्लस 1,12,500 प्लस 15%। तो यहां पे जो टैक्स आपने लिखना है 32,51,625 इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन अगर आपने पूरा 1 करोड़ कमाया होता तो सरचार्ज आपको कम लग रहा होता। ठीक है, तो पहले 1 करोड़ पे टैक्स निकाल लेते हैं। 1 करोड़ का टैक्स तो ओरली भी निकाल सकते हैं। 90 लाख का 30% 27 लाख, 27 लाख में 1,12,500 ऐड किए तो 28,12,500 प्लस सरचार्ज 10%, तो ये बना जी 30,93,750 रुपए। इसमें से माइनस कर देते हैं 32,51,625। तो आपका जो टैक्स बढ़ गया कितने से बढ़ गया? 157,875 से, जबकि इनकम कितने से बढ़ी? सिर्फ 50,000 से। माइनस का क्या है? -107,875। ये इसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी और बाकी जो अमाउंट आएगी उस पर आप 4% का सेस लगाकर टोटल पे कर देंगे। देख लेते हैं एक बारी। 1,07,875 रुपए की लायबिलिटी। टेबल दिखा दूं आपको, किसी को चाहिए या हो गया? ये वैल्यू इसमें से आप माइनस करेंगे और बाकी के ऊपर क्रॉस चेक कर लिया आपने, मैंने क्रॉस चेक नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जी। इन्होंने कमाई जी 2,50,00,000। मैं टेबल में ले जाता हूं आपको दोबारा से। कितने कमाए हैं जी? 2 करोड़। तो 2,50,00,000 पे इनको कितना वो लग जाएगा टैक्स?
25%। पहले अगर ये सिर्फ 2 करोड़ कमाते तो कितना सरचार्ज लगता? 15%। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी। पहले 2 करोड़ 50,000 माइनस 10 लाख, इसका करते हैं जी 30% प्लस 1,12,500, ये आया जी टोटल टैक्स 58,27,500। इसमें ऐड करेंगे 25% इंटू 25% प्लस, तो ये 2 करोड़ पे टैक्स बना जी 72,84,375 रुपीज़ का। बट अगर 2 करोड़ ही कमाए होते तो 1 करोड़ 90 लाख के ऊपर टैक्स लगता 30% प्लस 1,12,500 प्लस 15%, तो यहाँ पे आपका टैक्स बनता 66,84,375। इनकम कितने से बढ़ी? सिर्फ 50,000 से, जबकि टैक्स कितने से बढ़ गया? 72,84,375। टैक्स आपका बढ़ गया जी 6 लाख से, तो माइनस 5,50,000 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, जो कि इसमें से माइनस होगा। फिर जो अमाउंट आएगी उसमें 4% जोड़कर आपका टोटल टैक्स बन जाता। तो ये 550 एक बार ही चेक कर लेते हैं। सो इट इज 550। देखिए जी, अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो ये वाला खुद कर लेंगे। इसमें 37% और 25% है, ठीक है, 37 और 25% है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? मार्जिनल रिलीफ, जो एक बात मार्जिनल रिलीफ में आपने याद रखनी है, मार्जिनल रिलीफ की अमाउंट हमेशा सेस से पहले निकाली जाती है। सेस लास्ट में जोड़ा जाता है जी, क्योंकि सरचार्ज पहले ऐड करेंगे, उसमें से मार्जिनल रिलीफ माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर सेस जोड़ा जाता है। सेस को आप पहले अगर दोनों टैक्स लायबिलिटी में जोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने सेस पहले नहीं जोड़ना, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें आप सेस जोड़ेंगे।